जब भी हम भारत के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो कुछ नाम ऐसे सामने आते हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि वीरता की मिसाल बन चुके हैं। और उन्हीं में से एक नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। एक ऐसे राजा जिनकी बहादुरी और जिनकी त्रासदी की कहानी आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। तो चलिए इनकी कहानी को एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सम्राट जिसने अपने दुश्मन को एक या दो बार नहीं बल्कि कहा जाता है कि 17 बार माफ किया। अब सवाल ये है कि क्या ये एक महान उदारता थी या फिर एक ऐसी भूल जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। कहानी शुरू होती है साल 1166 में उनके जन्म से। कहते हैं कि ज्योतिषियों ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बालक एक दिन पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज करेगा। और सच में बचपन से ही उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर लगने लगा था कि ये भविष्यवाणी सच होकर रहेगी। वो कई भाषाओं के जानकार थे, सैन्य विज्ञान में माहिर थे और तलवारबाजी का तो कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन इन सब में जो सबसे कमाल की चीज थी वो थी शब्दभेदी बाण चलाने की कला। मतलब सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे अपने लक्ष्य को भेद देना। ये एक ऐसी काबिलियत थी जो उन्हें उस दौर के किसी भी योद्धा से बिल्कुल अलग बनाती थी। और उनकी निडरता का आलम तो ये था कि कहा जाता है कि उन्होंने भरी जवानी में एक शेर को अपने नंगे हाथों से मार गिराया था, उसका जबड़ा फाड़कर। ये सिर्फ एक शिकार की कहानी नहीं थी, ये एक ऐलान था। इस एक घटना ने उनकी शोहरत की आग को चारों दिशाओं में फैला दिया। लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। जब वो सिर्फ 11 साल के थे, उनके पिता का साया सर से उठ गया और अचानक इतने बड़े साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी इन नन्हे कंधों पर आ पड़ी। और यहीं से एक युवा राजा की असली अग्नि परीक्षा शुरू हुई। उन्होंने सिर्फ गद्दी को संभाला नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में उतरकर अपने साम्राज्य की सीमाओं को और भी मजबूत करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थी, ये एक मजबूत नींव रखी जा रही थी। इन शुरुआती जीतों ने न सिर्फ उनके शासन को मजबूत किया, बल्कि पूरे उत्तर भारत में चौहान साम्राज्य का दबदबा कायम कर दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, राजा की उम्र पर मत जाओ, उसकी तलवार की धार देखो। लेकिन एक दिक्कत थी। जैसे जैसे पृथ्वीराज की ताकत बढ़ रही थी, वैसे वैसे अंदर ही अंदर एक और दुश्मन भी तैयार हो रहा था, कन्नौज के राजा जयचंद। और भारतीय राजाओं की ये आपसी दुश्मनी आगे चलकर बहुत महंगी साबित होने वाली थी। और अब कहानी में एंट्री होती है एक नए और बहुत ही खतरनाक किरदार की। पश्चिम से आया एक हमलावर मोहम्मद गोरी। गोरी की आंखों में सिर्फ दौलत की चमक नहीं थी, बल्कि वो भारत में एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करने का सपना लेकर आया था। साल था 1191, जगह थी तराइन का मैदान, और ये एक जबरदस्त एक तरफा जीत थी। राजपूतों के हमले के सामने गोरी की सेना टिक ही नहीं पाई। खुद गोरी बुरी तरह जख्मी हुआ और अपनी जान बचाकर मैदान से भाग खड़ा हुआ। लेकिन यहीं पर पृथ्वीराज ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर आज भी बहस होती है। उन्होंने भागती हुई दुश्मन सेना का पीछा नहीं किया। राजपूतों के युद्ध नियमों के हिसाब से ये सही था, पर एक क्रूर दुश्मन के सामने ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक साबित हुई। गौरी अपनी हार से बौखलाया हुआ था, पर उसने एक बड़ा सबक भी सीखा था। वो समझ गया था कि राजपूतों को ताकत से हराना मुश्किल है, इसलिए इस बार वो तलवार के साथ साथ एक और खतरनाक हथियार लेकर लौटा था, धोखा। गौरी की धोखेबाज चाल काम कर गई। राजपूत सेना, जो हमेशा सम्मान और नियमों से लड़ने की आदी थी, इस तरह के छल कपट के लिए तैयार नहीं थी। पृथ्वीराज के युद्ध के सिद्धांत एक ऐसे दुश्मन के सामने फीके पड़ गए जिसका सिर्फ एक ही सिद्धांत था, जीत किसी भी कीमत पर। नतीजा, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया। इस एक हार ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के दरवाजे खोल दिए। ये भारतीय इतिहास के सबसे बड़े मोड़ में से एक था। तो तराइन में हार के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ? देखिए, यहीं पर इतिहास थोड़ा खामोश हो जाता है और किंवदंतियां यानी कि जो कहानियां हैं वो बोलने लगती हैं। सच क्या है, इस पर आज भी इतिहासकारों में बहस होती है, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग कहानियां हैं। तो ज्यादातर इतिहासकार तो ये मानते हैं कि उनकी मृत्यु या तो युद्ध के मैदान में हो गई थी या फिर उन्हें बंदी बनाने के फौरन बाद अजमेर में मार दिया गया।
लेकिन उनके दरबारी कवि चंद बरदाई ने जो महाकाव्य लिखा पृथ्वीराज रासो, वो एक बिल्कुल ही अलग और कहीं ज्यादा नाटकीय कहानी बताता है। इस कहानी के मुताबिक पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और वहां उन्हें अंधा कर दिया गया। गोरी सोच रहा था कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को बेबस कर दिया है। वो उन्हें आखिरी बार जलील करके मारना चाहता था, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि एक अंधे शेर की दहाड़ और भी ज्यादा खतरनाक होती है। और इसी मौके पर उनके दोस्त और कवि चंद बरदाई ने गौरी के दरबार में ये मशहूर दोहा पढ़ा। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक खुफिया संदेश था। इन शब्दों में चंदर बरदाई ने अंधे पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी की बिल्कुल सटीक लोकेशन बता दी थी। और कहते हैं कि पृथ्वीराज ने सिर्फ इस आवाज और इस दोहे के सहारे अपना शब्द भेदी बाण चलाया, जो सीधा जाकर गोरी को लगा और उसकी जान ले ली। इसके बाद दुश्मन के हाथों मरने के बजाय पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने एक दूसरे की जान लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक गौरी की मौत सालों बाद 1206 में हुई थी, जो इस कहानी को एक शक्तिशाली मिथक के तौर पर स्थापित करता है। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पृथ्वीराज की हार के बाद क्या हुआ और आज सदियों बाद भी उनकी विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है? चलिए देखते हैं कि उस एक हार ने भारत के भविष्य को कैसे बदला। तराइन की लड़ाई का सबसे बड़ा और सीधा नतीजा ये था कि दिल्ली में एक नए राजवंश यानी दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी, जिसने आने वाली कई सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। और शायद यही सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विरासत का असली सार है। हो सकता है कि वो युद्ध के मैदान में हार गए हों, लेकिन उनकी कहानी नहीं हारी। साहस, सम्मान और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने के एक प्रतीक के तौर पर उनकी कहानी आज भी जिंदा है और हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत